नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास शो मुद्दा गर्म है में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई और इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर कोई भी विपक्षी नेता नहीं पहुंचा। यहां तक कि एनडीए के सहयोगी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार भी बैठक से नदारद रहे। बैठक से इंडिया गठबंधन के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किनारा किया। लेकिन इस बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में नीति आयोग की इस बैठक में पहुंची ममता बनर्जी खफा हो गई, नाराज हो गई और बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आई, जबकि विपक्षी दलों से अलग रुख अपनाकर ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने दिल्ली आई थी। लेकिन अब वो नाराज नजर आ रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो जब बोलने के लिए बैठक में खड़ी हुई, उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनका माइक बंद कर दिया गया, उनकी बात को नहीं सुना गया। हालांकि निर्मला सीतारमण उनकी इस बात को सरासर गलत बता रही है। तो आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी का क्या कहना है और इस पर निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री है उनका क्या कहना। मैं बोलने चाहते थे दादा मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे। But it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. प्रदेश की जनता का नुकसान कर रहे हैं। अगर वो नीति आयोग में आएंगे, अपने सुझाव लेंगे, अपने प्रदेश के लिए अच्छी स्कीम्स को लाएंगे और वो कोई अच्छी स्कीम बताएंगे तो पूरे देश में भी लागू की जा सकती है। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना अपने राज्य का नुकसान करना है, देश का नुकसान करना है। आपको प्रदेश की जनता ने चुना है, आपकी सरकार बनी है तो बहिष्कार करने के लिए नहीं बनी है, वो काम करने के लिए बनी है। तो वर्तमान में मोदी सरकार का जो शगल चल रहा है पूरे देश में, आप देखें लोकसभा के अंदर भी हैं, जो इनके राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं वो मारपीट करने पर, गाली गलौज पर आमदा हुआ है। हकीकत ये है कि इस बार जो मोदी जी की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुंठा और फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। उनके व्यवहार में आज भी अकड़ और घमंड है, जिसके कारण से उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो। चलिए, तो विपक्षी जो पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, तमाम 7 राज्य ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके सीएम इस बैठक में, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, सिर्फ ममता बनर्जी को छोड़कर। लेकिन ममता बनर्जी भी पहुंची तो दीदी नाराज हो गई। अब दीदी नाराज क्यों हुई ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। विपक्षी जो दल हैं उनके मुख्यमंत्री, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके सीएम क्यों नहीं पहुंचे, इसके पीछे क्या साजिश है, क्या कोई रणनीति है विपक्ष की? तमाम ऐसे सवाल है जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे, मेहमानों से सवाल तलाशने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो चर्चा में मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करा दें। कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जब दूसरे मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से आज दिन भर दिल्ली में नीति आयोग की बैठक को लेकर खबरें आती रही, सिर्फ ममता बनर्जी ही थी जो इस बैठक में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन वो भी गंभीर आरोप लगा रही है कि 5 मिनट भी उन्हें ठीक से बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। गैर शासित बीजेपी राज्य के जो सीएम है वो तो पहुंचे ही नहीं। पहले तो आप क्या मानकर चल रहे हैं, दीदी के साथ जो हुआ क्या वो सच है, इसके पीछे कोई रणनीति है, और इंडिया गठबंधन के गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, देश के अंदर जो नीति आयोग का काम है वो नीति बनाना है, पर उसकी नीयत क्या है और किस तरह की नीयत के साथ ये सत्ता और सरकार चल रही है। इस देश के संविधान ने स्पष्ट करा हुआ है कि इस देश की राज्य की अपनी शक्तियां है, केंद्र की अपनी शक्तियां। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर उसको अपना अपना से और अपनी शक्तियां भी दी है। पर देश में पिछले 10 सालों से एक तानाशाह के रूप में, जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार आई है, वो इस देश के हर व्यक्ति के उस अधिकारों का खत्म करते हुए, उसका
का कत्ल करना चाहती है, उन अधिकारों को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती है। और आपने अभी बजट के अंदर ही देखा होगा कि यूनियन बजट नहीं कहला सकते हैं, इसको कहना चाहिए। उन्हीं के साथ पहले एक सांसद रही थी हरसिमरत कौर जी, जो अकाली दल से आती थी, जो अकाली दल हमेशा सदियों तक कहीं ना कहीं बहुत समय तक, सालों तक इनका सहयोगी दल रहा। उनकी एक सांसद ने, चुनी हुई प्रतिनिधि ने कहा कि ये देश के अंदर ये यूनियन बजट नहीं हो सकता, ये सरकार बचाने का बजट हो सकता है। वो राज्य जो आज विकसित राज्यों की श्रेणी में है, जिन राज्यों को आज भरपूर जरूरत है, उन राज्यों के साथ जिस तरह का दोगलापन का व्यवहार, जिस तरह का सोतेलापन का व्यवहार, और खासतौर पर मैं कहूं इस मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, 29 सीटें यहां के सांसदों ने जीत के दी, पर 29 सीटों के सांसदों को देने के बाद इस मध्य प्रदेश को क्या मिला, जब देखते हैं तो बजट के अंदर हालात खराब है। नीति आयोग के अंदर जो नीतियां बनाई जाती है, वो नीतियां कैसे चंद चुनिंदा उद्योगपतियों को, खास तौर पे बड़े बड़े जो दो उद्योगपति इस देश के अंदर अडानी अंबानी है, इनके लिए किस तरह की नीति के साथ काम करा जाए, इनके लिए किस तरह की नीति बनाई जाए। नीति आयोग का काम है इस देश की आम जनता के व्यक्ति के लिए, अंतिम पंक्ति के उस व्यक्ति के लिए जिसको सबसे ज्यादा जरूरत इस देश की सत्ता और सरकार की होती है, उनके लिए नीतियां तय करे, उनके लिए सही नीयत के साथ नीतियां बनाने का काम करे। पर सरकार में बैठे लोग जो तानाशाही करके इस देश के अन्य राज्यों के अधिकारों का कत्ल करते हुए अपने चंद उद्योगपतियों के लिए नीतियां बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन उनका विरोध करता है। और आज यही जब ममता बनर्जी जी की एक चुनी हुई सीएम है, 3 बार की सीएम, जिनका एक अपना बड़ा राजनीतिक अनुभव है, जो बहुत निचले स्तर से आके इस देश की राजनीति में अपना बड़ा काम करती है। बंगाल की जनता उन्हें दीदी के नाम से जानती है, और पूरा देश के अंदर आज जिस तरीके से चुने हुए एक मुख्यमंत्री के साथ, और ये यही नहीं, अभी जब देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह था, वो भी एक देश के मुख्यमंत्री पीछे बैठे हुए हैं, उद्योगपति आगे बैठे हुए हैं, चुने हुए जनता के लोग पीछे बैठे हुए हैं, आर्मी चीफ पीछे बैठे हुए, चौथी पांचवी लाइन में बैठे हुए हैं, और चुने हुए उद्योगपति जो चुने हुए लिए वो कहीं ना कहीं दूसरी और तीसरी लाइन के अंदर दिख रहे थे। तब भी लोगों ने सवाल उठाया था कि ये सरकार की नीयत क्या है, नीति क्या है। तो यही काम नीति आयोग कर रहा है, और नीति आयोग के अंदर जिस तरह का दुर्व्यवहार करा जाता है चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ, चुनी हुई सत्ता के मुख्यमंत्री के साथ, जो कहीं ना कहीं जनता के बीच में खड़ी है, ये दुर्भाग्य की बात है। और इस देश के लोकतंत्र में, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू करते हुए बड़े बड़े लोगों ने इस देश के लोकतंत्र को ठीक करने के लिए अपना जीवन देने का काम करा। आज कहीं ना कहीं भारतीय कुणाल जी, बेहद संक्षिप्त में मैं ये भी समझना चाहूंगा, लेकिन बीते कुछ सालों से जो पैटर्न बदला है, अधिकांश में उन राज्यों के सरकारों की शिकायतें सुन रहा हूं जिनका तालमेल ठीक से केंद्र से नहीं बैठ पाता है, क्योंकि सरकार अलग है, राज्य में अलग है, केंद्र में अलग है। तो आपको क्या लग रहा है, बीते लगभग 10 सालों से केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में पहले तो भूपेश सरकार थी, अब सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, विपक्ष को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि भेदभाव होता है, रणनीति के तहत, साजिश के तहत केंद्र सरकार भेदभाव करती है क्योंकि वहां उनकी सरकार नहीं है? देखिए, सीधा है, देश का प्रधानमंत्री कह के जाते हैं, प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री कह के जाते हैं, हमारी सत्ता नहीं होगी तो हम आपको फंड अलॉट नहीं करेंगे। ये अमित शाह जी ने बयान भाषणों के अंदर दिए, मोदी जी ने कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर ये बातें कही, और इसी को करने का वो काम करते हैं। वो कहते हैं कि जनता हमारे लिए नहीं है, जो हमारे साथ हमें जिता रहा है बस हम उसके साथ खड़े हुए। ये देश की सत्ता और संस्कार, ये सत्ता होती किसके लिए, ये लोकतंत्र होता किसके लिए, इसी बात को करने के लिए संविधान बनाया। इस देश के संविधान को भी ये कत्ल करना चाहते हैं, उसके अंदर जो प्रदत्त शक्तियां हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जो चुनी हुई सरकार है उनको कैसे कमजोर करा जाए, पहले ईडी, सीबीआई, आईबी, इसको पीछे लगा लगा के जो विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर करने का काम कराओ, और उसके बाद जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में चले जाए वो वॉशिंग मशीन से धुलने का काम हो जाता है। फिर बजट के एलोकेशन के अंदर जिस तरह का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के राज्यों और राज्य के दूसरी राज्यों की सरकारों के साथ किया जाता है, कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य की बात है। और मैं सारे आंकड़ों के साथ मैं लौटूंगा, किस तरह की हालात पूरी तैयारी से आए। कुणाल जी, मैंने बहुत वक्त दिया आपको, मैं आपको फिर मौका दूंगा, बेहद संक्षिप्त। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं पैनल में। बहुत स्वागत है सर आपका।
आपको तो राम अवतार जी बड़ा लंबा अनुभव ही है, देश के अलग अलग सरकारों को, अलग अलग चुनावों को आपने देखा है। मकसद आज का हमारा जो एजेंडा है बड़ा साफ है। दिल्ली में बैठक होती है नीति आयोग की और मकसद साफ है कि पीएम मोदी जो 2047 तक भारत को सशक्त, मजबूत, डेवलप बनाने का सपना देख रहे हैं, उस दिशा में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। लेकिन इंडिया गठबंधन के 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ही नहीं पहुंचते हैं, उनके अपने अपने तर्क हैं। उनका इस बैठक में ना पहुंचना क्या मायने रखता है? और दीदी जो गैर बीजेपी शासित राज्य से ही आती है, इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है, पहुंची तो बड़ी खुशी भी हुई कि चलिए दीदी पहुंची है, लेकिन दीदी तो नाराज हो गई। दीदी के इस नाराजगी के क्या मायने? देखिए, नीति आयोग को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो जनता के फंड के पैसे का किस तरह से सही तरीके से उपयोग हो और नई योजना कैसी अच्छी बने, जो जनता तक सीधे पहुंच और पकड़ बने और उसका लाभ लोगों को मिले और जीवन स्तर में परिवर्तन आए, इसलिए नीति आयोग का गठन किया गया है। नाम अलग अलग बदलते रहे हैं, योजनाएं हर सरकार जिसकी केंद्र में सरकार है उसकी एक अपनी सोच होगी, वो सोच के तहत वो काम कर रही है, वो ठीक है, परंतु वो उसका भी लक्ष्य होगा कि जनता की जीवन में परिवर्तन लाया जाए, उसको लाभ, वंचितों को लाभ दिया जाए, क्योंकि सबको जनता के पास जाना है। जनता के पास जाएंगे तो पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो क्या किया है, जैसा फ्री चावल दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी जी की भी लोकप्रिय है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस शासित राज्यों में चलती रही है, उन योजनाओं को भी भाजपा ने स्वीकार किया, नाम परिवर्तन करके उसको चला रही है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो जनता के लिए, सरकार के लिए आवश्यक है। कोई भी सरकार आती और जाती है मगर नीतियों को बदल नहीं पाती। इसके पहले भी आप देखेंगे मोदी जी ने जिन योजनाओं को मनमोहन सिंह का विरोध किया, उन योजनाओं को बाद में स्वीकार कर लिया। वो इसलिए स्वीकार किया कि वो योजना अच्छी थी, उन योजनाओं को किसानों को, मजदूरों को फायदा हो रहा था। तो ऐसी योजनाओं को जो है स्वीकार किया जाता है। इसमें ज़्यादा देखो, हर का राजनीतिक एजेंडा है, हर के अपनी विचारधारा है, हर के पार्टी के राज्यों में अपने आधार हैं। ठीक है, उस आधार के अलावा भी इस तरह की जो बैठकें हैं, उन बैठकों में ये नहीं कि पहली बार हो रहा हो या ममता बनर्जी के, इसके पहले जब मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, ठीक है, तो उन्होंने भी इसी तरह का विरोध किया था जब कांग्रेस की सरकार थी। अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो मनमोहन सिंह के समय में उन्होंने इस तरह से बातें कही थी, ये योजना गलत है, ये योजना का सही नहीं है, ये लाया जाए, तो वो बात भी अपनी कहे थे। तो अलग अलग तरीके से ये मंच जो है राजनीति का बन रहा है। एक दूसरा ये आरोप रहता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, जिसकी सरकार होती है उसके विपक्ष का, ये हमारी बात नहीं सुनी गई, योजनाओं सही नहीं है, उसका जिस तरह के जनता के पैसे का फ्लो सही तरीके से होना चाहिए, वो ना जाके भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये बातें जो आती है, उस बात को सुधारने का जगह ये बैठक है, तो उस बैठक में सही प्रस्ताव रखें, मैं भी सकारात्मक सोच रखें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। राम अवतार जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं आपकी बातों को जितना समझ पा रहा हूं बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट विपक्षी नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को गैर बीजेपी शासित राज्यों के पहुंचना तो चाहिए था। कुणाल जी, एक चीज मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूं इस पूरे बेहद मसले पे, आप एक राजनीतिक जीवन में हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर किसी माँ के 2-3 बच्चे हैं और अगर किसी एक शिशु को माँ थोड़ा विशेष प्यार कर दे तो उन 2 बच्चों के मन में भाव आ जाता है कि माँ इसे इतना प्यार कर रही है, मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। ठीक है, आपकी नाराजगी केंद्र सरकार से है, बजट से है, लेकिन ये गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को पहुंचना तो चाहिए था। 2047 तक अगर हम डेवलप नेशन का सपना देख रहे हैं तो ये भिन्न हिस्सा तो है नहीं, चाहे हरियाणा, चाहे ये हिमाचल प्रदेश हो, चाहे फिर वो कर्नाटक हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन का झारखंड राज्य हो, इन्हें पहुंचना तो चाहिए था। बैठक में पहुंच के अपनी बात तो रखते।
देखिए, पहली बात तो आप इसे भावनात्मक ले जाने की कोशिश ना करें। ये इस देश के संवैधानिक अधिकारों की बात है, इस देश की जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात है, और वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनका उनके जनता के प्रति दायित्व है। आप माँ के मामले में, एक परिवार के मामले में इस तरह की भावनात्मक बातों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस तरीके से भावनात्मक रूप से जनता को मूर्ख बनाने का काम पिछले 10 साल से चल रहा है। और यही कारण है कि चाइना वहां पे उसके ऊपर बैठ के किस तरह काम कर रहे हैं और हम हमारे नौजवानों को क्या सिखाने का काम कर रहे हैं। ये भावनात्मक मुद्दों के ऊपर ही दिन रात कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। एक तरफ ये बजट के अंदर एलोकेशन देखिए आप, यहां पे 1,25,000 करोड़ का होता है, तो दूसरी तरफ 40,000 करोड़ भी नहीं होता है। इतना अंतर, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, यह एलोकेशन जो जितना असमानता इस देश के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करते हो। जीएसटी, आप सबसे बड़े कर वसूल देश की सत्ता और सरकार कर रही है, लोगों से कर सबसे वसूलने का काम करिए, पर जब देने का मामला आता है तो देने के अंदर जिस तरह के हमारा ही पैसा, जो जनता का चुना हुआ पैसा, जो जनता के द्वारा दिया हुआ की बात से मुझे याद आया, करने में आनाकानी आप ही की पार्टी के नेताओं ने कुणाल जी आरोप लगाए बजट में कि इस बार क्यों ये पॉलिटिकल बजट देखा गया, क्यों बिहार और चंद्रबाबू नायडू के राज्य को विशेष राहत दी गई। मैं लौटूंगा आपके पास। कुणाल जी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ पैनल में मुकेश शर्मा जी भी जुड़ गए। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके पहले कुणाल जी ने कई गंभीर आरोप लगाए। मैं लगा रहे, सीधी बात है, नीति नियत दोनों खराब है इनकी। ठीक है, मैं इस पे जवाब ले लेता हूं। मुकेश जी, उसके बाद विपक्ष फिर यह आरोप लगाता है कि आप विशेष राज्यों में ही अब तरजीह क्यों देते हैं, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भेदभाव होता है, दीदी पहुंचती है तो माइक बंद कर दिया जाता है। विपक्षी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये बैठक में नीति आयोग की शामिल होने वो इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उसका कोई औचित्य ही नहीं है। जब बात ही नहीं सुनी जाएगी तो पहुंच के बैठक में मतलब क्या? भेदभाव कर रही है आपकी केंद्र सरकार। देखिए, कहीं ना कहीं पहले इस चीज को समझ लें कि ये बैठक है किस लिए, ये बैठक हो क्यों रहा है। कहीं ना कहीं सरकार 2047 का विजन लेके 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस विषय को लेके अरे सुन लीजिए, खाली राजनीति करने से काम नहीं होगा। आपने क्या किया है मालूम है, मेरे पास डाटा है, क्या आप लोग करते थे और ऐसी मानसिकता लेके चल रहे हैं। आपको राज्य के विकास से लेना देना नहीं है। अरे और दिखा दिया आपको जगह जनता ने दिखा दिया है आपको। अब तो समझ लीजिए, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन सर्वोपरि है, समझ लीजिए। यदि जनता ने आपको बिठा दिया है, विश्वास आपने खोया है जनता का, सुन लीजिए, अभी भी सुन लीजिए, जनता का विकास खो चुके कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी जिन्होंने जनता का विकास खो दिया है। क्या हुआ? बुरी तरीके से विधानसभा लोकसभा शुरू हुए थे, जनता ने नकार दिया है आपको, अलावा कुछ नहीं करते। जनता ने नकार दिया है। कुणाल जी भरपूर वक्त दिया है, थोड़ा सा मुद्दे से हम भटक रहे हैं। जिस विषय पे बात होनी चाहिए वो विषय से हम भटक रहे हैं। सीखने से, आवाजें बुलंद करने से हम विषय से भटकेंगे तो जनता नहीं समझ पाएगी। बेहद संक्षेप में मुकेश जी को बात रखने दीजिए। जनता के विकास से यदि अफसरों का नहीं रखेंगे तो ये विषय से नहीं भटक रहे। 2047 की जगह 1947 के उस पर लेके जा रही है। समझ लीजिए, इस बुरी कदर हार आपकी विधानसभा। अरे हार जीत छोड़ो, ये बताओ रोजगार को किनारे करके चलोगे, जनता के मुद्दे को किनारे करके चलोगे तो ये स्थिति कांग्रेस कहां से कहां चली गई अब समझ लीजिए। और आगे भी स्थिति ये होने वाली है। जनता के मुद्दे, रोटी कपड़ा और मकान है, उसका क्या हुआ? सुन लो यार, सुन लो, बात कर लो, किस मुद्दे पे बैठक हो रहा है जरा सोच लो। बिजली, अरे सुन लो, सुनोगे तो समझ में आएगा। बिजली मुद्दे पे हो रही, मुद्दे भी मालूम है यार, सुन तो लो। बिजली मुद्दे मालूम है आपको? क्या मालूम? 2047 के नाम से मुल्क बना रहे हो, अभी क्या ये बताओ? 2047 के नाम से, अरे जब तक क्या मालूम मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन रहेगा? तो बैठक क्यों हो रहा है? बिजली जो अभी का काम है 2047 की बात करोगे? अरे आपको तो जनता ने ठुकरा दिया यार, बैठ जाइए शांति से, बैठ जाइए। अरे बिल देख लेना घर पे जाके, बिजली की बात नहीं करोगे, पूछना पानी की बात नहीं करोगे,
शिक्षा की बात नहीं करोगे। अरे ये दुर्गति होगी। पूछ लेना कहाँ पहुंच गया? अच्छा चलिए चलिए मुझे लगता है बहुत अधिक गहमी हो गई है। करंट आ रहा है, मुद्दे से भटक रहे हैं। टीवी के उस पार जो दर्शक बैठा है वो भी बड़ा गफलत में है कि चल क्या रहा है। मैं दोनों को बस 10-10 सेकंड समय दे रहा हूं। बेहद संक्षिप्त में पहले कुणाल जी, देखिए मैंने आपको भरपूर मौका दिया, आखिरी के मैं 10 सेकंड दे रहा हूं। मुकेश जी का अपना तर्क है, आप जो ये कह रहे हैं कि ना इनके पास नीति है ना आयोग है, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, रखिए आप बात रखिए। देखिए 2047 के सब्जबाग दिखाने की जगह ये जनता कह रही है कि इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, इन अंधेरों का अंधा तमाश भी नहीं। लोग भूखमरी के अंदर हंगर इंडेक्स में हमारी हालत क्या है, बेरोजगारी में हमारी हालत क्या है, लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। जिन मुद्दों पे आए थे उनके ऊपर बात करने की जगह, आज की बात करने की जगह, जो राज्यों का एलोकेशन की जगह, ये 2047 के ठीक है, आज की बात की जगह भविष्य की बात कर रही है सरकार। मैं लौटूंगा कुणाल जी, अब मैं बेहद संक्षिप्त में जवाब ले लेता हूं मुकेश जी से। उम्मीद करता हूं आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मुकेश जी, वर्तमान की बात नहीं कर रही है सरकार, 2047 की बात कर रही जी। मुकेश जी, कहीं ना कहीं जब पानी की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, बिजली की बात होगी, तो ये सारे मुद्दे वर्तमान से जुड़े हुए हैं। वर्तमान के साथ भविष्य का विजन लेके चलोगे तो देश आगे बढ़ेगा। ये देश की जनता है, आपने उनका पैसा क्यों काटा? वैसे तो पैरों के नीचे इनके जमीन है नहीं। देश का पैसा क्यों काटा दूसरे राज्यों का? सुन लो, पैसा क्यों काटा है? बिजली, पानी, शिक्षा, जमीन, इन विषयों को लेके यदि बैठक होता है और आपके एक साथी बंगाल की ममता दीदी तो आ गई, आप लोग क्यों नहीं आए भाई? क्या दिक्कत है? विकास नहीं चाहिए, खाली राजनीति करना है। चलिए मुकेश जी का कहना है कि महम मसलों पर ये चूंकि बैठक हुई है, मुद्दे काफी अहम थे, इसलिए विपक्षी दलों को शामिल होना था। मैंने दोनों मेहमानों को भरपूर वक्त दिया, डिबेट मुझे खत्म करना है, समय की कमी है। बेहद संक्षिप्त में राम अवतार जी, दोनों मेहमानों का आपने सुना, क्या कंक्लूड करेंगे आप? देखिए ये बैठक तो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए जैसे कि आयोग जो है खुद छत्तीसगढ़ सहित पूरे राज्यों में अध्ययन की, योजनाओं को देखा, जो चल रही योजनाओं को संगठनों से अलग अलग मिली, सुझाव लिए हैं। उसके बाद एक प्लान तैयार करने के लिए मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया। मुख्यमंत्री भी बताएंगे, केंद्र सरकार भी बताएगी हमारी योजना है, उसकी जो फेलोशिप योजना है वो तो चली रही है योजनाएं, और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए बैठक थी। इस बैठक में चर्चा और संवाद अगर बेहतर तरीके से होता तो कुछ निष्कर्ष निकलता। अब सबने अपने एजेंडे तय कर लिए, अगर तो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो ऐसे में जो सार्थकता और अच्छा योजना जो आए वो एक चीज कहीं ना कहीं टूटेगा और एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। यानी ये बैठक के शामिल होने के पहले जो विरोध विपक्षी दलों ने दिखाया, ये शायद बैठक में शामिल होकर भी कर सकते थे। यही हमारे आज की इस डिबेट का चर्चा का विषय था, जिसके इर्द गिर्द मैंने सवाल पूछे, टटोलने की कोशिश की, और मुझे लगता है तीनों मेहमानों में सबसे ज्यादा मौका मैंने कुणाल जी को ही दिया है। मुकेश जी को शायद शिकायत होगी भी कि मुझे मौका कम मिला, लेकिन ये चूंकि ऐसा विषय जिस पे लंबी चर्चा हो सकती है, लंबी चर्चा तो होगी, लेकिन समस्या का निदान कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात है। जब भारत को डेवलप बनाना हो, कभी और करेंगे चर्चा, चूंकि समय की कमी है, इजाजत मुझे नहीं दे रहा वक्त आगे बढ़ाने के लिए चर्चा को। बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का, मुकेश जी, कुणाल जी, राम अवतार जी, बहुत शुक्रिया।